नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में चट्टानें पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के प्रकार, किस प्रकार से ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। क्योंकि उसी टॉपिक से थोड़ा बहुत कौन सा टॉपिक रिलेटेड है, चट्टान या रॉक्स वाला टॉपिक रिलेटेड है। तो इस टॉपिक में आज हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें क्या कि चट्टानों का परिचय क्या है, चट्टानें क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार में किया गया है। ठीक है, फिर हम इसके वर्गीकरण की चर्चा करेंगे और वर्गीकरण के बाद में देखेंगे कि भूपर्पटी पर जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और पिछले एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। उसके बावजूद भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है, कोशिश की है कि जो भी इस टॉपिक का जो फैक्चुअल पोर्शन है, फैक्ट्स हैं, वो कई गाइड्स में क्या है अलग अलग दे रखे हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों ने जो टॉपिक तैयार किया है इसमें एनसीईआरटी बेसिस चीज़ें ऐड की गई हैं। इसीलिए यहाँ से फैक्ट गलत होने की संभावना क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसके बाद में वर्गीकरण आ गया। वर्गीकरण के बाद में देखेंगे कि भूपर्पटी पर जो तत्व पाए जा रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक कि चट्टानें क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। तो इसका परिचय क्या है, तो देखिए, जैसे ही चट्टाना मैंने नाम लिया कि रॉक्स जो हैं वो क्या है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी कि बहुत कठोर टाइप का जो पत्थर होता है वो क्या एक चट्टानी है। लेकिन इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं परिभाषा में, तो क्या होगा कि एक या एक से अधिक खनिजों के मेल से किसका निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, डेफिनेशन की। क्या कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक खनिजों के मेल से जिस संरचना का विकास होता है हम उसे क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो चट्टान हैं ये पृथ्वी पर कहाँ या कौन सी परत में पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपने बहुत अच्छे से समझा था कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये वाली जो संरचना है सबसे ऊपरी, इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद में जो संरचना आ रही थी वो मेंटल थी और सबसे आंतरिक जो संरचना थी हमारी वो क्या थी, कोर थी। तो हमें यहाँ ये देखना है कि जो चट्टान है पृथ्वी पर, इन चट्टानों का जो विकास है वो कहाँ पर होता है। तो चट्टानों का विकास जो होगा दोस्तों, देखिए इस क्रस्ट का जो विस्तार था ये कितने किलोमीटर तक था, 32 से 33 किलोमीटर तक था। और इसका जो विस्तार था ये था 2900 किलोमीटर तक। और कोर का जो विस्तार था ये था 6378 या 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ ये देखना है कि इन चट्टानों का जो विकास है वो कितने किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम धरातल से कहाँ तक नीचे की ओर उतरेंगे तो लगभग हमें आधी दूरी तय करनी पड़ेगी, किसकी, क्रस्ट की। तो धरातल से कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर की गहराई पर। ठीक है, तो धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई पर जो क्रस्ट बनी है, तो क्रस्ट का कितना % भाग है जो चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, कई बार ये पूछा भी गया है 1-2 बार और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हमें यहाँ ये देखना है कि क्रस्ट का 16 किलोमीटर तक का जो भाग है इसका लगभग, यानी कि क्रस्ट का 95%, 95% भाग किसका बना है, चट्टानों का बना है। ठीक है, और आपने ये भी देखा था
कि मेंटल में यानी कि यहाँ से और 100 किलोमीटर तक की जो संरचना थी, कौन सी 100 किलोमीटर तक की संरचना, यानी कि यहाँ से मेंटल में हम यहाँ 32 किलोमीटर से नीचे की ओर कितना आएंगे 100 किलोमीटर चलेंगे, तब यहाँ यानी कि 100 किलोमीटर तक का जो भाग था ये क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जो एस्थेनोस्फीयर था ये तो क्या है, चट्टानी संरचना से बना है, तो इसकी जो पदार्थ की जो अवस्था होगी यहाँ पर कौन सी होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्रस्ट है पृथ्वी की यह क्या है, कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो दाब है, जो ताप है, जो घनत्व है वो क्या है, कम है। ताप, दाब और घनत्व अन्य परतों की अपेक्षा क्या है, कम है, इसीलिए यहाँ की जो संरचना है वो क्या है, ठोस है। क्यों है ठोस, क्योंकि क्रस्ट का जो भाग है वो किससे बना है, चट्टानों से बना है। लगभग 95% क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है वो किसका बना हुआ है, चट्टानों का बना हुआ है। तो जो एस्थेनोस्फीयर है तो ये तो हो गई किसमें, ठोस अवस्था में, लेकिन जो एस्थेनोस्फीयर है ये किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है, या द्रव अवस्था में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी डेफिनेशन की और चट्टानी संरचना की, कि चट्टाने कहाँ तक कितने % क्रस्ट का जो भाग है वो किसका बना हुआ है, चट्टानों का बना हुआ है, कितना 95%। अब एक बात आती है कि सेलों का अध्ययन या चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए या कह सकते हैं आप चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है शैल विज्ञान। क्या कहा जाता है, शैल विज्ञान, अर्थात इंग्लिश में आएगा नाम पेट्रोलॉजी। ठीक है, शैल विज्ञान यानी कि शैल है तो शैलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, शैल विज्ञान। लेकिन एग्जामिनर ये ऑप्शन ना देकर के किस टाइप के ऑप्शन देता है, इंग्लिश वाले ऑप्शन देता है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलॉजी हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी सामान्य परिचय की चट्टानों के बारे में। अब बात करते हैं कि चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या चट्टानी संरचना को वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते जाना मेरे साथ साथ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो रीट वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि स्थल मंडल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, रॉक्स है, चट्टाने हैं, और उनका पहला ही टॉपिक क्या दे रखा है, स्थल मंडल दे रखा है। तो रीट में यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसीलिए रीट वाले स्टूडेंट क्या करें, इसको बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना के अपनी कॉपी में इसको मेंशन करते जाएं। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, वर्गीकरण आ रहा है, कि चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर विभाजित किया गया है, या चट्टानों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया और उनको विभाजित करने के पीछे इन्होंने किसको आधार माना। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर, किसको आधार माना, उत्पत्ति को। तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी चट्टानें होती हैं हमारी, तो जो सबसे पहली चट्टान है, सबसे प्राथमिक चट्टान है, वो है हमारी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, दूसरी है हमारी अवसादी चट्टान। अवसादों को इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट, और अवसादी को बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो तीसरी प्रकार की चट्टान है हमारी वो कौन सी है, कायांतरित चट्टान, अर्थात मेटामॉर्फिक
रॉक्स। ठीक है, तो ये 3 चट्टानें हैं हमारी, और ये किसके आधार पर विभाजित की गई हैं? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इनकी डेफिनेशन क्या होती है। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, कायांतरित चट्टान किसे कहते हैं, और अवसादी चट्टान किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे कि इन चट्टानों की अपनी खुद की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी रॉक्स आ रही है वो क्या आ रही है? इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान किसे कहेंगे? देखिए, ऐसी चट्टान जो ज्वालामुखी के मैग्मा के शीतलीकरण होने के बाद में ठोस होने से बनती है, वो किस प्रकार की चट्टान कहलाती है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब लावा शीतलीकरण या लावा का शीतलीकरण व जब लावा के शीतलीकरण व ठोस होने से जो चट्टान बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अब देखिए कैसे होता है ये। देखो, ये हमारी क्या थी? अर्थ, और जो मैग्मा चेम्बर पाए जाते हैं वो अर्थ के किस भाग में पाए जाते हैं? मेंटल में पाए जाते हैं। तो यहाँ से जब ये मैग्मा क्या होता है, चट्टानों को तोड़ते हुए किस तरीके से? इस तरीके से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे ये मैग्मा क्या होगा? अब इस मैग्मा में जो भी गैसें होंगी, जो भी पदार्थ होंगे, वो क्या हो जाएंगे? जलवाष्प होगी, वो क्या हो जाएगी? वायुमंडल में उड़ जाएगी। और वायुमंडल में उड़ जाने के बाद में धीरे धीरे फिर यही मैग्मा क्या होगा? शीतल होगा, अर्थात ठंडा होगा। और ठंडा होने के बाद में ये कैसा रूप धारण करेगा? ठोस रूप धारण कर लेगा। और इसके ठोस रूप धारण करने से जो चट्टान बनती है वो क्या कहलाती है? आपकी आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो ये चीज़ आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि मैग्मा के या लावा के शीतलीकरण होने के बाद में जब वह ठोस रूप धारण कर लेता है या धीरे धीरे वो ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद में जब वो ठोस रूप धारण कर लेगा तो इस प्रकार की जो चट्टान होगी वो कैसी चट्टान कहलाती है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो आग्नेय चट्टान की डेफिनेशन आपने समझ ली। दूसरी बात आती है कि इनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, इग्नियस जो रॉक है इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान है तो आग्नेय जो है ये सबसे पहली चट्टान है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी की जितनी भी चट्टानें हैं उनके मूल का या उनकी उत्पत्ति का जो मूल है वो सब कौन सी चट्टानों से है? आग्नेय चट्टानों से है। ठीक है, अवसादी चट्टानों, कायांतरित चट्टानों का मूल जो है वो क्या है? इग्नियस रॉक है, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। मेरे साथ साथ नोट करते जाना आप। दूसरी विशेषता क्या होगी? देखिए, ये किससे? ज्वालामुखी क्रिया से। किससे? ज्वालामुखी क्रिया से क्या हुई है? निर्मित हुई है। तो हम कह सकते हैं इसका जो संबंध है वो किससे है? ज्वालामुखी क्रिया से है। दो पॉइंट हो गए हमारे। तीसरी बात आती है कि ये परतों में नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती परतों में? क्योंकि जो मैग्मा होता है वो एक साथ निकलता है, और एक साथ निकलता है तो जहाँ जहाँ होकर के वो बहेगा वो एक क्या है? स्वयं ही एक परत के रूप में, यानी कि इसमें अलग अलग परतें नहीं पाई जाएंगी। और अलग अलग परतें नहीं पाई जाएंगी तो इसकी अगली जो विशेषता क्या हो जाएगी कि ये परतों में नहीं पाई जाती है। अभी मैं बताऊंगा आपको यहाँ से यूपीएससी और आरपीएससी में किस तरीके का सवाल आया था। ठीक है, अगली जो विशेषता होगी इसकी वो क्या हो जाएगी कि ये
क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है? क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय होती है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट होगा कि जो इग्नियस रॉक्स हैं इसमें धातु पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं, और धातु पाई जा रही हैं तो कौन सी धातु पाई जाएगी और सर्वाधिक मात्रा में किस धातु का इसमें निर्माण होगा या कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में मिलेगी। तो अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसमें धात्विक व अधात्विक खनिजों की क्या होती है? प्रधानता होती है। धात्विक व अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हमारे हो गए। इसके बाद में इन धात्विक खनिजों में से कौन सा खनिज ऐसा है जो इसमें सबसे अधिक मात्रा में मिलेगा? तो देखिए, धात्विक खनिजों में जो लोहा है तो इसमें लोहे की मात्रा क्या होगी? सर्वाधिक मिलेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपकी। ठीक, अब बात करते हैं कि आग्नेय चट्टान में जो खनिज पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से पाए जा रहे हैं और इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम उन खनिजों को लिख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से खनिज इसमें पाए जाएंगे। तो अभी आपने क्या देखा कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है? लोहा पाया जा रहा है। तो देखिए, खनिज कौन कौन से पाए जाएंगे? पहला खनिज होगा हमारा चुंबकीय लोहा। क्या होगा? चुंबकीय लोहा इसमें पाया जाएगा। चुंबकीय लोहे के अलावा जो दूसरा हमारा तत्व है वो है निकल। ठीक है, निकल के बाद में तांबा, सीसा, ठीक है, सोना, ये सारे क्या हैं इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं। मैग्नीज, प्लेटिनम, इसके बाद में जस्ता। तो ये सारे क्या हो गए हमारे इसमें पाए जाने वाले खनिज हो गए। कौन से खनिज हैं? ये धात्विक खनिज हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखना कि यहाँ से ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो आप बता सकते हो कि कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा? लोहा मिलेगा। तो ये तो क्या हो गई हमारी आग्नेय चट्टान हो गई। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि आग्नेय चट्टान जो है इसके अपने क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चीज़ें आपने लिख ली होंगी और इनको लिखने के बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और उसका आंसर मुझे कहाँ भेजोगे? कमेंट बॉक्स में भेजोगे। ठीक है, तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। यानी कि आग्नेय चट्टान जो है उसकी कौन कौन से उदाहरण हैं उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। देखिए, किस प्रकार की चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स हमें देखने, तो देखिए, बेसाल्ट जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। गैब्रोक किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। इसके बाद में पैग्मेटाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। और ब्रेसिया तथा टफ, तो ये किस प्रकार की चट्टानें होगी? सारी आग्नेय चट्टानें होगी। अब देखिए, अगर आग्नेय चट्टान से आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो किस प्रकार का आएगा? तो देखिए, एक तो आ सकता है इसकी विशेषताओं से। विशेषताओं से किस प्रकार से आएगा? वही कथन वाला कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, अवसादी चट्टान कौन सी है, कायांतरित चट्टान कौन सी है। तो इस तरीके के इसके एग्जाम्पल्स से क्या आते हैं? सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो एक क्वेश्चन का आप जवाब देना। मेरा पहला सवाल है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए, सबसे पहला ऑप्शन ग्रेनाइट। अभी आपने देखा ये तो होगा सर। ऑप्शन बी ग्रेफाइट,
ऑप्शन सी ब्रेसिया, ऑप्शन डी टफ। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन को एक बार मतलब इनका अगर बेस क्लियर हो जाए, अच्छे से इनके एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने की जो संभावना है, क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है, वो क्या हो जाती है, 99% तक कम हो जाती है। इसीलिए आप एक एक एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, उसके बाद में क्या करना, इनको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली हमारी चट्टान होगी वो क्या होगी। अगर आपको इससे संबंधित और भी क्वेश्चन चाहिए तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में अभी तक आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपना व्हाट्सअप नंबर, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा वहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं कि इसकी पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित आए हुए हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएँ। तो 24 घंटे के अंदर वो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बावजूद भी जितने क्वेश्चन आने की संभावना है या जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो भी उस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहाँ देना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर इसकी विशेषताओं से संबंधित सवाल आ गया तो किस प्रकार से आएगा, जैसे अगला जो सवाल होगा आग्नेय चट्टान से वो क्या होगा, देखिए उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए नंबर 2 क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में, निम्नलिखित कथनों में, ठीक है, असत्य कथन नहीं है। कैसा, असत्य कथन नहीं है। तो मेरा पहला कथन है कि आग्नेय चट्टान का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है या ज्वालामुखी से होता है। दूसरा कथन है कि ये क्रिस्टलीय नहीं होती है। तीसरा कथन है इनमें पोटेशियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन है मेरा कि इनमें धात्विक व अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें असत्य कथन नहीं है, अर्थात सत्य कथन पूछ रहा है आपसे। तो मेरा पहला ऑप्शन है 1 व 3, ऑप्शन बी 1 व 4, ऑप्शन सी 1 व 2, ऑप्शन डी 2 व 3। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में आग्नेय चट्टान या प्राथमिक शैलें कहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। देखिए इंडिया में आपने दक्षिण भारत का नाम सुना होगा। दक्षिण भारत में एक पठार है हमारा जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से बना है, आग्नेय चट्टानों से बना है। तो देखो ये हमारा क्या है, इंडिया हो गया। तो इंडिया में ये वाला जो रीजन है कौन सा, दक्कन ट्रैप वाला जो रीजन। तो ये जो दक्कन ट्रैप है ये किस प्रकार की चट्टानों से बना है, आग्नेय चट्टानों से बना है। दूसरी चीज देखिए, जहां पर आग्नेय चट्टान होती है तो आग्नेय चट्टान का कौन सा रूप पाया जाता है, यहाँ पर बेसाल्टिक रूप, यानी कि बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना क्या कहलाती है, आग्नेय चट्टान किस प्रकार की संरचना है, बेसाल्ट
आग्नेय ज्वालामुखी से निर्मित संरचना हो गई। तो यहाँ जो दक्कन ट्रैप है ये किससे बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। तो देखिए जहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, समय के साथ क्या होता है, उन चट्टानों का क्षरण होता है, और क्षरण होने से यहाँ जिस प्रकार की मिट्टी बनेगी वो किस प्रकार की मिट्टी बनती है? काली मिट्टी का निर्माण होगा। किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा? काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयोगी मानी जाएगी? देखिए जो काली मिट्टी है यहाँ पर कपास की खेती क्या की जाएगी? सर्वाधिक की जाएगी। तो एक बार आप चट्टानों को जब अच्छे से समझ लोगे तो चट्टानों को समझने के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आएगा क्या? मृदा। मृदा यानी कि जब आप भारत की मिट्टियां पढ़ोगे, राजस्थान की मिट्टियां पढ़ोगे, तो उन मिट्टियों में हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? चट्टानों की, क्योंकि चट्टानों के बारे में जैसे हमें पता लगेगा तभी हम क्या कर सकते हैं? मिट्टियों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात होती है, एक तो ये हो गया हमारा दक्कन ट्रैप, दूसरा हमारा एक और पठार है जिसे हम मालवा का पठार कहते हैं। कौन सा? मालवा का पठार। तो मालवा का जो पठार है वो भी किस प्रकार की चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो देखिए मालवा का जो पठार है इसका जो विस्तार है 2 भागों में है, 2 राज्यों में है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार का जो उत्तरी हिस्सा है, ये वाला जो रीजन है, ये किस में आता है? राजस्थान में आता है। और जो इसका दक्षिणी हिस्सा है वो कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में आता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में इसको क्या कह रहे हैं? मालवा का पठार कह रहे हैं, लेकिन इसी मालवा के पठार का जो हिस्सा कहाँ आ रहा है? राजस्थान में आता है। तो राजस्थान में हम इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो हाड़ौती के पठार में राजस्थान के 4 जिले आते हैं आपके। वो कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो यहां पर किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? बेसाल्टिक चट्टानें मिलती हैं, बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। और बेसाल्ट चट्टानें यहां मिलने के कारण किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा? काली मिट्टी का निर्माण होगा। काली मिट्टी का निर्माण होने की वजह से यहां पर किसकी खेती की जाएगी? कपास की खेती की जाएगी। और कपास की खेती की जाने के कारण यहाँ पर किस प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे? तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग लगाया जाएगा, वस्त्र उद्योग लगाया जाएगा। तो ये तो क्या हो गई? हमारी चट्टान हो गई। तो देखिए एक चट्टान ने कितनी चीज़ों को क्या किया? डिसाइड किया। अगली जो हमारी चट्टान आ रही है वो कौन सी आ रही है? सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टान। तो देखिए अवसादी चट्टान किसे कह रहे हैं? तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अवसाद। तो अर्थात ऐसी चट्टान जो अवसादों के जमने से बनती है वो क्या कहलाती है? अवसादी चट्टान कहलाती है। जैसे अवसाद कहाँ जमेंगे, कैसे जमेंगे? तो देखिए क्या है कि जब नदियाँ और हवाएं चलती हैं, यानी कि जब नदियाँ बहती हैं, हवाएं चलती हैं, तो अपने साथ एक स्थान की मिट्टी को क्या करती हैं? बहा करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देती हैं, यानी कि एक स्थान से ले जा करके दूसरे स्थान पर छोड़ देती हैं। तो यहाँ की गई हुई मिट्टी दूसरे स्थान पर क्या होती जाती है? धीरे धीरे एकत्रित होती जाती है, और एकत्रित होती जाएगी। तो वो क्या है? अवसाद हैं, यानी कि हवा ने और नदियों ने एक स्थान से अवसादों को उठाया और दूसरे स्थान पर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से इन अवसादों के धीरे धीरे जमने से जो चट्टान बनेगी वो क्या कहलाती है? हमारी अवसादी चट्टान कहलाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। तो आप क्या कह सकते हो कि नदियों, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अवसादी रॉक्स की। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि नदियों एवं वायु के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से निर्मित चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है। ठीक है, तो ये तो होगी क्या? इसकी डेफिनेशन। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि इसकी अपनी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, देखिए इसकी पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि अवसादी चट्टान में क्या पाए जाएंगे? अधात्विक खनिज पाए जाएंगे। अधात्विक
खनिज पाए जाएंगे। जब यहाँ अधात्विक खनिज पाए जा रहे हैं तो कौन से खनिज नहीं पाए जाएंगे? धात्विक खनिज यहाँ नहीं मिलेंगे, पहली चीज। ठीक है। दूसरी जो इसकी विशेषता होगी क्या होगी कि हमारी जो आग्नेय चट्टान थी इसमें क्या था? जीवाश्मों का अभाव पाया जा रहा था, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाए जा रहे थे। और जीवाश्म क्यों नहीं पाए जा रहे थे? क्योंकि ये किससे? तरल, गर्म तरल मैग्मा से बनती है, इसलिए यहाँ जीवों के अंश नहीं मिलेंगे। लेकिन ये अवसादों के निक्षेपण से बन रही है। अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं, निक्षेपित हो रहे हैं। तो उसके निक्षेपण से किस प्रकार की चट्टान बन रही है? हमारी एक सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है। तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? जीवाश्म पाए जाएंगे, या ऐसी चट्टानों में जीवाश्मों की अधिकता होगी। किसकी? जीवाश्मों की अधिकता होगी। तो जीवाश्मों की अधिकता होगी, इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाया जाएगा? खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। ऐसी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं किसकी? कि ये किस प्रकार की होती हैं, यानी कि इनमें कौन कौन से अधात्विक खनिज हैं जो मिलेंगे। तो एक बार हम उन अधात्विक खनिजों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अधात्विक खनिज हैं जो इसमें मिलते हैं। दूसरी चीज यहाँ एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि देखिए ये परतें क्या होती हैं, ये जो चट्टानें हैं ये क्या होती हैं कि परतों के रूप में विभाजित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए इस स्थान से हवाएं चली और यहाँ से हवाएं चली, तो ये धीरे धीरे यहाँ मिट्टी एकत्रित की, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि बहुत कई हजार सालों में क्या होती रहती हैं? ये एकत्रित होते रहेंगे। इसके अवसाद जब एकत्रित होते रहेंगे तो ये किसके रूप में एकत्रित हो जाते हैं? परतों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि ये परतों के रूप में पाई जाती हैं। इसीलिए अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, ये परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इनको कैसी चट्टान कहा जाता है? परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, वो क्या है? तलछटी चट्टान। ठीक है, तो ये नाम याद रखना कि तलछटी चट्टान किसे कहते हैं और परतदार चट्टान किसे कहते हैं। यानी कि अवसादी चट्टान को ही तलछटी और परतदार चट्टान कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो यहाँ अधात्विक खनिज पाए जाएंगे उन अधात्विक खनिजों को एक बार लिख लेते हैं कि कौन कौन से जो अधात्विक खनिज हैं इसमें मिलेंगे। तो पहला तो है हमारा लौह अयस्क। कौन सा? लौह अयस्क। अगर लोहा अयस्क के रूप में मिल रहा है तो वो क्या है? अधातु है, ना कि धातु। दूसरा फॉस्फेट और कोयला, ये क्या हो गए? हमारे अधात्विक खनिज हो गए। अब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, इसकी विशेषताएं क्लियर हो गई, इसकी परिभाषा क्लियर हो गई, कौन कौन से खनिज पाए जा रहे हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि देखिए इनमें खनिज तेल के प्राकृतिक भंडार पाए जा रहे हैं, तो इनकी चर्चा भी हम करते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी। तो आगे देखते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या होंगे। देखिए इनके एग्जाम्पल्स को, चट्टानों के को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि सवाल जो ज़्यादा आते हैं वो कहाँ से आते हैं? उदाहरणों से आते हैं, एग्जाम्पल से आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? देखिए आपने बलुआ पत्थर का नाम सुना होगा। तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान है। इसके अलावा कांग्लोमरेट, कांग्लोमरेट के अलावा चूना पत्थर हो गया। चूना पत्थर के अलावा डोलोमाइट हो गया, सेल हो गया, डोलोमाइट, सेल, कोयला, खड़िया, ये सब किस प्रकार की चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं। इसके अलावा हेलाइट हो गया, पोटास हो गया, हेलाइट, पोटास, मृत्तिका। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद रखना। इसके अलावा एक और आता है आपका सिल्ट।
तो ये सारी किस प्रकार की चट्टानें हो गई? अवसादी चट्टानें हो गई। ठीक है, तो इन उदाहरणों को आप याद रखोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि सवाल यहाँ से क्या पूछे जाते हैं, या तो ये पूछा जाएगा कि अवसादी चट्टानों का निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, या कायांतरित चट्टान का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, या आग्नेय चट्टान का कौन सा इनमें से उदाहरण नहीं है। ठीक है, या कौन सी आग्नेय चट्टान है, या कौन सी रूपांतरित चट्टान है, या कौन सी अवसादी चट्टान है। तो ये तो क्या हो गई, हमारी अवसादी चट्टान के उदाहरण हो गए। दूसरी बात आती है कि भारत में इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, यानी कि भारत में इनका सबसे ज़्यादा जो वितरण है वो कहाँ पर है। तो देखिए, इनका जो भारत में वितरण है, आपने कुछ नदियों के नाम सुने होंगे, जैसे माउंट अमरकंटक, यानी कि यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, दामोदर नदी। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, ये याद रखना आप, किसकी, हुगली की। दूसरी चीज है, एक है आपकी महानदी, और एक है आपकी गोदावरी नदी। तो ये जो बेसिन है हमारा, अरावली, वो गोदावरी, महानदी और दामोदर वाला जो बेसिन है, यानी कि दामोदर, गोदावरी और महानदी का जो बेसिन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, आपकी अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब अगली जो हमारी चट्टान आ रही है वो क्या आ रही है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान आ रही है। तो देखिए, कायांतरित या रूपांतरित, इसको क्या बोला जाता है, रूपांतरित चट्टान भी बोला जाता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी कि पृथ्वी के कायांतरित चट्टान, और इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि पृथ्वी के ताप, दाब, किसके, ताप, दाब और के कारण जब अवसादी, आग्नेय और अवसादी चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का रंग, रूप, कठोरता एवं संरचना में परिवर्तन आ जाता है, एवं संरचना में परिवर्तन आ जाता है, या परिवर्तन आ जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। किसका, रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो अवसादी चट्टानें हैं, जो आग्नेय चट्टानें हैं, इनको बहुत अधिक समय हो जाता है, बहुत अधिक समय हो जाता है, तो रासायनिक क्रिया के द्वारा या भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, यानी कि ताप और दाब के कारण क्या होता है कि ये चट्टानें अपना क्या कर लेती हैं, रूप परिवर्तित कर लेती हैं, इनकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है, इनके रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है, इनकी कठोरता में परिवर्तन आ जाता है। तो इन दोनों चट्टानों में परिवर्तन आ जाने के कारण जिस तीसरी चट्टान का निर्माण होगा वो कौन सी कहलाती है, हमारी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाती है, जिसे हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। अब ये देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान का जो रूपांतरण होगा वो किस चट्टान में होगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, कायांतरित चट्टान के क्या एग्जाम्पल्स होंगे। तो कौन कौन सी चट्टानें बदल रही हैं हमारी, एक तो आग्नेय बदल रही, तो आग्नेय से जो रूपांतरित चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी, ठीक है, आग्नेय से रूपांतरित कौन सी चट्टान बनेगी। तो देखिए, अभ्रक क्या है, एक आग्नेय चट्टान है, और जब अभ्रक का रूप परिवर्तित होगा तब ये किस में बदल जाएगी, शिस्ट में बदल जाएगी। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी है हमारी ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान होने के बाद में ये ग्रेनाइट किस में परिवर्तित हो जाएगी, नीस में परिवर्तित हो जाएगी। तो नीस किस प्रकार की चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है या कायांतरित चट्टान है। इसके बाद बिटुमिन्स कोयला किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है।
लेकिन जब बिटुमिन्स कोयले का रूप परिवर्तित होगा तो ये किस में बदल जाएगा, एंथ्रेसाइट में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगली हमारी चट्टान है वो क्या है, गैब्रो है। और जो गैब्रो का परिवर्तन होगा ये किस में होता है, सर्पेंटाइन में होता है। तो सर्पेंटाइन कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, सॉरी रूपांतरित चट्टान है। अब देखिए इसके बाद हमारी बची बेसाल्ट, यहां ले लेते हैं। तो बेसाल्ट कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, लेकिन बेसाल्ट का जो रूप परिवर्तित होगा वो किस में हो जाएगा, सिस्ट में, या ठीक है, या तो सिस्ट में होगा या एम्फीबोलाइट में होगा। तो सिस्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो सिस्ट में एक तो बेसाल्ट सिस्ट में परिवर्तित हो रही थी और एक अभ्रक सिस्ट में परिवर्तित हो रही थी। तो इस तरफ जो चट्टानें लिखी हैं ये कौन सी हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, और इस तरफ जो चट्टानें लिखी हैं वो आग्नेय चट्टानों का परिवर्तित रूप है। और जब आग्नेय चट्टानों का जो परिवर्तित रूप होता है वही क्या कहलाता है, रूपांतरित चट्टान कहलाता है। तो ये तो किसके उदाहरण हो गए, रूपांतरित चट्टान के और ये आग्नेय चट्टान के। अब आती है बात अवसादी, यानी कि अवसादी चट्टानें किस प्रकार से अपना रूप परिवर्तित करके रूपांतरित चट्टानों में या कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर इसको मिटा रहा हूं तब तक। देखिए अवसादी चट्टान, और एक तरफ रूपांतरित चट्टान। तो देखिए अवसादी यानी कि बलुआ पत्थर क्या है, अभी आपने देखा था अवसादी चट्टान है। तो बलुआ पत्थर जब चेंज होगा तो इसका जो रूपांतरित या जो इसका रूप परिवर्तित होगा वो किस में होगा, क्वार्टजाइट में होगा। किस में, क्वार्टजाइट में। ठीक है, दूसरा चूना पत्थर। तो चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी चट्टान है। और चूना पत्थर जब बदलेगा, अपना रूप परिवर्तित करेगा तो ये किस में बदल जाएगा, संगमरमर में। तो संगमरमर कैसी चट्टान हो गई, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान हो गई। इसके बाद में सेल कैसी चट्टान है, अवसादी। तो सेल का जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, सिलेट में होगा। किसमें, सिलेट में। कोयला कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। तो कोयला जो बदलेगा ये या तो ग्रेफाइट में बदलेगा या हीरे में बदलेगा। तो ग्रेफाइट और हीरा किस प्रकार की चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, अवसादी चट्टान है। तो देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि रूपांतरित चट्टान का ही क्या होने लगता है, रूप परिवर्तित होने लगता है। जब रूपांतरित का रूप परिवर्तित होगा तो कैसे होगा, देखिए रूपांतरित का रूपांतरित में। तो यहां पर जो सेल है ये किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी। तो अवसादी से ये किस में गई, रूपांतरित में, सिलेट में परिवर्तित हुई। लेकिन आगे जाकर के इसी सिलेट का क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो देखिए तो सिलेट किस प्रकार की चट्टान हो गई, रूपांतरित। और ये सिलेट किस में बदल जाएगी, फाइलाइट में। यानी कि फाइलाइट भी फिर कैसी चट्टान हो जाएगी, रूपांतरित चट्टान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात आप यहां तक याद रखना। तो ये तो हो गई क्या, हमारे चट्टानों का वर्गीकरण। और चट्टानों के वर्गीकरण के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इनके बारे में जाना हमने, फिर इनकी विशेषताएं जानी और फिर इनके उदाहरण जाने। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अंतिम जो हमारा पॉइंट बचा है वो क्या है कि भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट पर पाए जाने वाले तत्व। तो क्रस्ट पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका परसेंटेज क्या है, इन सब से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बताऊंगा कि किस तरीके के सवाल यहां से आते हैं और पूछे गए हैं। तो देखिए यहां पाए जाने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों में यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलेगा। ये बात हो रही है किसकी, भूपर्पटी की, अर्थात पृथ्वी के क्रस्ट पर। कहां, यहां, यानी कि यहाँ ये क्या है, क्रस्ट है। और क्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो तत्व पाए जा रहे हैं उनका रेशियो क्या है, कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो जो हमारा पहला तत्व है इसमें वो है पहला ऑक्सीजन।
तो जो ऑक्सीजन है ये भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग इसकी मात्रा है 46.8% के आसपास। कितनी? 46.8% के आसपास। और दूसरा जो हमारा तत्व है वो है सिलिकॉन। और सिलिकॉन की जो मात्रा है वो है 27.7%। ठीक है। तीसरा है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो पाया जाता है ये पाया जाता है 8.13%। और एल्यूमिनियम के बाद में लोहा पाया जाता है 5.00%। लोहे के बाद में कैल्शियम पाया जाता है आपका 3.63%। और सबसे छठा तत्व है सोडियम पाया जाता है 2.83%। फिर आता है हमारा पोटेशियम। ये पाया जाता है 2.59%। और पोटेशियम के बाद में अगला जो हमारा है वो है मैग्नीशियम। ये पाया जाता है आपका 2.09%। और इसके बाद में जो अन्य तत्व पाए जाते हैं वो हैं आपके अन्य तत्व। तो अन्य तत्व पाए जाएंगे आपके 1.21%। ठीक है। तो ये तो क्या हो गए हमारे भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व। अब देखिए यहां से जो सवाल पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि बताइए भूपर्पटी पर इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जब आपसे तत्व की बात करें कि कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है। अगर ये पूछे कि बताइए क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो अगर धातु की बात करता है तो सर्वाधिक मात्रा में जो धातु पाई जाएगी वो कौन सी है? एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। ठीक है। इसके बाद में कई बार ये पूछा जाएगा कि बताइए एल्यूमिनियम के बाद में जो धातु क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी है? लोहा है। तीसरी चीज ये याद रखना कि इन तत्वों को कई बार आरोही और अवरोही क्रम में पूछ लेता है। ठीक है। आरोही क्रम व अवरोही क्रम। तो आपको इसीलिए इनको याद रखना कि आरोही क्रम क्या होगा। जब आरोही क्रम पूछे तो कम से यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, जब अवरोही क्रम पूछे तो घटते हुए। तो ये जो क्रम यहाँ लिखा हुआ है ये कौन सा क्रम लिखा हुआ है? अवरोही क्रम लिखा हुआ है। और जब आपसे आरोही क्रम पूछेगा तो आप यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये जो क्रम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक चट्टान। और इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट रह जाता है या कोई भी प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।